हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है। 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम का अगर हम एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि एनसीईआरटी का यूपीएससी एग्जाम में अपना अलग इंपॉर्टेंस है, अलग महत्व है। ऐसे में एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर करना, एनसीईआरटी पे ध्यान ना देना, एनसीईआरटी फोकस ना बनाना आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जैसा कि 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस प्रकार की गलती करते हैं। वो प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ता है, खुद समय देना पड़ता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो उसमें एक टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको नहीं पता होते, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, आप वहां पे जाकर के आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर ऐसे में आप उस एनसीईआरटी की बुक को छोड़ करके आप प्रिंटेड नोट्स या क्लास नोट की तरफ टेंड करते हैं। जो क्लास नोट्स आपको काफी आसान लगता है कि अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखा है तो आपको वो आसान लगता है उसकी तुलना में। तो ऐसे में आप इस प्रॉब्लम जो एंजाइटी को पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप दूर ना करके आप फिर से उस क्लास नोट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पे ध्यान ना दे रहे हैं, और इस कारण से ध्यान ना दे रहे हैं कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब आपको एनसीईआरटी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो आपकी उस पर एक बेहतर पकड़ हो, जब आपके कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। क्योंकि जब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप जो एडिशनल सोर्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड बुक जो होती है, जैसे एम लक्ष्मीकांत, एस्टर ट्रम्प की बुक होती है, उससे भी तब आप यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी वो बुक आपको समझ में आएगी। तो ऐसे में एनसीईआरटी को इग्नोर करना विकल्प नहीं है। चाहे आप 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम का एनालिसिस करें तो उससे क्लियर हो जाता है। तो अभी देखते हैं किन किन लेवलों पे हमें इसकी इंपॉर्टेंस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने जा रहे हैं और आपका बेसिक जो लेवल बहुत कमजोर है, 0 लेवल है, बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं, और आपने स्टैंडर्ड बुक के रूप में एम लक्ष्मीकांत की बुक को आपने उठा लिया। अब जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना शुरू करेंगे और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पाएंगे कि जो स्टैंडर्ड बुक एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो आपको समझ में नहीं आएगी। और ऐसे 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे आ जाते हैं तो बुक उनको समझ में नहीं आती। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक, जैसे एम लक्ष्मीकांत की बात हम करें, उसमें एक कीवर्ड इंसर्ट होता है, वो कीवर्ड अपने आप में एनसीईआरटी का एक चैप्टर होता है, जिसे एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल के थ्रू आउट, कार्टून के थ्रू आउट आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। और एम लक्ष्मीकांत की बुक में वो एक कीवर्ड्स होता है। तो कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो एम लक्ष्मीकांत की बुक में डायरेक्टली यूटिलाइज कर दिए जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहते हैं, तो ऐसे वो आपको समझ में नहीं आता। तो आपके पास विकल्प होता है कि आप उसको रट्टा मारें, लेकिन आप कितना रटेंगे? अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, आपको एक बेसिक्स आपकी समझ नहीं बन पा रही है, आपको बुक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कितना रटोगे? रटना विकल्प नहीं है, क्योंकि आंसर जो स्टैंडर्ड बुक होती है मोटी होती है, आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को देख सकते हैं। तो रटना विकल्प नहीं, आप रट नहीं सकते। आप कितना रटेंगे? नहीं रट पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस है बड़ा है। देखिए, यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस अगर हम कहते हैं बड़ा है तो बड़ा किन के लिए है? यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस बड़ा उन लोगों के लिए हो जाता है जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, जो बेसिक एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वहीं जो बच्चे एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ बना लेते हैं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस छोटा हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो कितना रटेंगे, कितने सब्जेक्ट को रटेंगे? तो ये ध्यान देना है कि आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, यानी एनसीईआरटी पे पकड़ नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड बुक कोई भी यूटिलाइज करेंगे, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो,
चाहे पॉलिटी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, वो स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। और जब आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो आपका उस पर फोकस भी नहीं बनेगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप बार बार उससे अवॉइड करेंगे, आपसे दूर भागेंगे, कोई ना कोई बहाना आप बना लेंगे और फिर आप उसी क्लास नोट्स के पीछे भागेंगे, प्रिंटेड नोट्स के पीछे भागेंगे। जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है प्रीलिम्स एग्जाम की, मेंस एग्जाम की, उस एंगल से जो प्रिंटेड नोट्स है, जो क्लास नोट्स है, वो उतने उपयोगी नहीं है। तो आपको ओरिजिनल सोर्स एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पे फोकस होना है। तो इस एंगल से एनसीईआरटी एक बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस को देखें, तो प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे कीवर्ड यूटिलाइज किए जाते हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको सीधे मिल जाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, एटलीस्ट कम से कम जैसे आपने 2018 से लेकर के 2024 तक अगर आपने एनालिसिस किया, अगर आपने 2018 से लेकर 2024 के प्रीलिम्स पेपर को एनालिसिस किया तो आप पाएंगे कि कुछ बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल बेसिक होता है। एटलीस्ट 25 25 टू 30 25 टू 30 OR 20 टू 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका लेवल बेसिक होता है। तो और ये प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिनका ये क्वेश्चन नहीं सही होगा, बेसिक लेवल वाले जो क्वेश्चन नहीं सही होंगे, उनके लिए प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और ये बेसिक क्वेश्चन ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपसे कब सही होंगे, जब आपके एनसीईआरटी पे पकड़ होगी, जब आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने क्लियर किया है, आप उसके डेप्थ में जा रहे हैं, उसको आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया है, उसको आपने फील किया है, उसको आपने अपनी फील किया है, यानी उसकी फीलिंग्स आपको आ रही है, आपने उसका रट्टा उस बुक की रट्टा यानी आपने उस रट्टा नहीं मारा, आपने उसका रट्टा नहीं मारा, आपने उसको फील किया, आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपके अंदर कनेक्टिविटी आएगी, और जब आपके अंदर कनेक्टिविटी आएगी तो एक चैप्टर के अंदर जितने भी हेडिंग्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे। और इसी प्रकार एक एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 10 चैप्टर है, तो आप उन 10 चैप्टर को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। और इसका फायदा आपको ये होगा कि आप उसको 60 नोट्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, और जब कनेक्टिविटी नहीं आएगी तो आपका नोट्स भी 60 नोट्स नहीं बन पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कनेक्टिविटी आएगी आपकी स्टडी में, कनेक्टिविटी आएगा तो आप उसका 60 नोट्स भी बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपकी बेसिक एनसीईआरटी अच्छे से आपको नहीं पता है तो आप उसके कीवर्ड को नहीं समझ पाएंगे। जब आप कीवर्ड को नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यानी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन को समझने के एंगल से भी एनसीईआरटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। इसी प्रकार मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके थ्रू आपको मेंस के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो मेंस के क्वेश्चंस में यूटिलाइज किए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस की डिमांड ही नहीं समझ पाएंगे, और जब आप क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाएंगे तो उसमें क्या लिखें आप कुछ और रहा है, कुछ और लिख करके आएंगे। यूपीएससी एग्जाम में जो आंसर राइटिंग बच्चों के सम्मुख एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसका कारण एक बेसिक कारण है। लोग उस बेसिक पे ना जाकर के इधर उधर की कोचिंगों में भटकते रहते हैं और अपने टाइम को खराब कर दें, जबकि उसका एक बेसिक कारण है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उसके पीछे का बेसिक कारण है कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस के लेवल को नहीं समझ पाते, जो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये नहीं समझ पाते। जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, उसके डिमांड को नहीं समझ पाओगे, तो आप उसके आंसर में करोगे क्या। और क्वेश्चन की डिमांड को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड यूटिलाइज किए जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने एनसीईआरटी की जो एक बेसिक जरूरत होती है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, जो एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरत होती है, वो आपने काम किया ही नहीं। या अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा भी तो ऐसे आपने एक महीने या एक हफ्ते में ऐसे उड़ा के आपने पढ़ लिया, जल्दबाजी में आपने पढ़ लिया, धीरे धीरे आपने उसको एक तरीका होता है पढ़ने का, आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा है। जैसे बहुत लोग आपको यूट्यूब पे ऐसे लोग मिल जाएंगे कहने के लिए कि एनसीईआरटी आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो, एक महीने में खत्म कर सकते हो, 10 दिन में खत्म कर सकते हो। देखिए, खत्म करने की बात आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 15 दिन, 1 मंथ में, ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग टाइम होगा। अगर जिसकी पकड़ अच्छी है, जिसका फाउंडेशन पहले से बहुत अच्छा है, तो
वो एक हफ्ते 10 दिन में कवर कर लेगा। लेकिन जिसका एनसीईआरटी को लेकर के जिनका लेवल 0 है, तो उनसे कैसे उम्मीद आप कर सकते हो कि उनका 1 मंथ या 1 वीक में खत्म हो जाएगा, जिनको एनसीईआरटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है किसको कितना समय लगेगा। किसी को कोई 10 डेज में कर सकता है, कोई 1 मंथ में, कोई 2 मंथ, 3 मंथ, कोई 4 मंथ, कोई 5 मंथ, 6 मंथ ले सकता है। तो उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर करने का मतलब ये हुआ, अगर आपने एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के लेवल पे भी जो एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं तो उसमें एक बेसिक अप्रोच दिखना चाहिए। और वो जो बेसिक अप्रोच है वो कहाँ से आएगी? एनसीईआरटी के बुक से आएगी। जो बेसिक अप्रोच आपके अंदर आएगी वो एनसीईआरटी के बुक से आएगी। इसी प्रकार जो आपकी मेंस क्वेश्चन जो आप लिखते हैं, अभी हमने कहा कि अधिकांश बच्चे 90% बच्चे यूपीएससी एग्जाम का जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस नहीं समझ, उसकी डिमांड क्या है नहीं समझ पाते। इस कारण से कुछ पूछता क्या है, कुछ और लिख करके आ रहे हैं। और कारण क्या है? उसके अंदर जो कीवर्ड्स, उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड यूटिलाइज किए जा रहे हैं, उस कीवर्ड के बारे में उनको पता नहीं है। पता क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बेसिक को इग्नोर किया है।